हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 4th चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम जो है रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक साम्यावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो है रासायनिक साम्यावस्था में अभिक्रिया के वेग के निर्धारण के बारे में पढ़ा। लास्ट टॉपिक जो हमारा था कि यदि किसी भी जो है अभिक्रिया में जो अभिकारी पदार्थ होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं, उनमें यदि जो है स्टाइक्योमेट्रिक फैक्टर आता है तो उनका जो है अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हमने जो है डिस्कस किया था। जैसे 4NH3 प्लस 5O2 goes to 3NO प्लस 4NO प्लस 6H2O। यदि जो है इसमें अभिक्रिया का वेग हमको लिखना पड़े, यदि इसमें जो है इस अभिक्रिया में हमको अभिक्रिया का वेग लिखना है, तो ये जो हमारे हैं ये क्या है, स्टाइक्योमेट्री फैक्टर है। ये स्टाइक्योमेट्री फैक्टर हैं। अगर हम अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा, अभिक्रिया वेग बराबर -1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू -1/5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू, यह प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट जो है माइनस में नहीं रहता है, हमने आपको बताया था। तो 1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NO अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/6 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2O अपॉन डेल्टा T। इस प्रकार से जो है हम किसी भी अभिक्रिया के वेग को जो है ज्ञात करते हैं। कोई अभिक्रिया जो है गैसीय अवस्था में होती है, यदि कोई अभिक्रिया जो है गैसीय अवस्था में होती है तो वहाँ जो है मोलर कंसंट्रेशन के अलावा जो है दाब का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर हम लोग C का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम P का प्रयोग करेंगे। तो आप जानते हैं कि P इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, जो किसी भी गैसीय पदार्थ का दाब होता है किसी भी द्रव वाले पदार्थ के मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम जब जो है अगर लिखेंगे क्या कि जो है उसका एक्टिव मास अगर ऑफ निकालेंगे, तो जो है जो हमारा इस गैसीय अभिक्रिया का जो मात्रक होगा वह जो है क्या, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, मोल प्रति लीटर अपन सेकंड। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो मोलर सांद्रता एक्टिव मास ऑफ डेल्टा C है, इसका अगर हम मात्रक लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, और जो है टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यदि हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख दें, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, जो ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ डेल्टा P अपॉन डेल्टा T रखेंगे तो R इक्वल जो इसका मात्रक होगा, यहाँ इसका हो जाएगा ATM और सेकेंड। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो ATM इन जो है सेकेंड इनवर्स आएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब हम किसी भी अभिक्रिया का औसत अभिक्रिया वेग निकालें, यदि R गोज़ टू P प्रोडक्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें और जो है एवरेज अभिक्रिया निकालें, मतलब कि ये जो R होता है यह जो है समय परिवर्तन के साथ अभिक्रिया में इसकी जो सांद्रता होती है वह चेंज होती जाती है। मतलब समय बदलने पर अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन होने के साथ साथ ये जो है प्रोडक्ट में बदल जाता है। मतलब जैसे जैसे अगर हम ग्राफ बनाएं और यहाँ पर इस प्रकार का एक हमको रेखा मिलेगी, तो यहाँ क्या है, T1 है, T2 है, T3 है। तो ये जो हमारा जो है आप समझ लीजिए
कि जो एक्टिव मास ऑफ आर है वो जो है जैसे जैसे हमारा समय बदलेगा वह जो रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन होता है यह घटता जाता है और समय बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है जब आर एवरेज में निकाला जाता है। जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर को हम क्या कहते हैं, एवरेज में निकालेंगे तो वह जो है उसी सामान्य रिएक्टेंट का जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस R2 माइनस R1 अपॉन यहाँ पर डेल्टा टी निकालने के लिए जहाँ भी है, यदि T2 और T3 के बीच में है तो T3 माइनस T2 यहाँ पर डेल्टा टी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा एवरेज होगा वह जो है क्या होगा, डेल्टा आर एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। अब अगर हम यहाँ तात्क्षणिक अभिक्रिया का, यदि हम जो है तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग देखें, तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, तो जो तात्क्षणिक अभिक्रिया होती है उसमें जो टाइम होता है वो नगण्य के बराबर होता है। तो यदि हम डेल्टा टी इक्वल टू क्या मान लें, डेल्टा टी इक्वल टू 0 मान लें या टी इक्वल टू 0 मान लें, तो हमारा जो होगा वो जो है डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यह मान क्या होता है, अति सूक्ष्म होता है। इसलिए जो हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वह निकालेंगे माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी के स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी। यह जो है अति सूक्ष्म जो है मान होता है, इसलिए यहाँ पर हम डी टी, और इसी प्रकार से डी इंटू डी एक्टिव मास ऑफ पी अपॉन डी टी जो है इसमें रखा जाएगा, यहाँ एक्टिव मास ऑफ आर। तो इस प्रकार से जो है हम, यदि गैसीय अवस्था में अभिक्रिया होती है तो उसके लिए किसी भी अभिक्रिया की दर जो है R इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी अभिक्रिया होती है या जो अभिक्रिया का वेग होता है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं जिसके कारण जो है अभिक्रिया की दर होती है वह बढ़ती है या घटती है। जिसमें जो है सबसे पहला है कि अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ जाता है। अभिकारक की अगर हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। माना ये अभिक्रिया में जो है ये हमारे क्या है, कोई ए बी अभिक्रिया अगर ले लीजिए, ए अभिकारक और बी अभिकारक की हम बात करें तो ए अभिकारक बी अभिकारक में जब हम यहाँ पर जो है अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाएंगे तो जो इनके टक्करों की संख्या है अणु के बीच, आप जानते हैं कि जो है अणु आपस में क्या होते हैं, जो कण होते हैं वो आपस में गति करते रहते हैं और टक्कर होती है एक दूसरे अणुओं के बीच में। तो यहाँ पर जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो टक्करों की संख्या अधिक होगी जिसके कारण जो है अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर हमारा है अभिक्रिया का ताप। ताप जो है यह भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। जैसे कि यह मान लीजिए कोई पदार्थ है और इसमें जो है कोई पदार्थ भरा हुआ है, जब हम इसको ताप देते हैं तो ये जो है जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से, इनका वेग जो होता है, इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और जब ऊर्जा बढ़ जाएगी
तो इनके बीच बहुत ही तेज़ी से टक्कर होता है, और जब तेज़ी से टक्कर होगा तो क्या हो जाता है कि अभिक्रिया का वेग जो है, अभिक्रिया का वेग जो होता है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तीसरा फैक्टर जो है वह है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति से क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया में? आप जानते हैं कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है और एक जो है धनात्मक उत्प्रेरक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग जो है वह बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जैसे अगर H2 + O2 गोज़ टू H2O, यह अभिक्रिया हो रही है, यदि जो है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति करवा दें, यहाँ पर जो है प्लेटिनम की उपस्थिति करवा दें, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो जल के निर्माण की दर है, इसकी दर क्या हो जाती है, दर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर धनात्मक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि धनात्मक उत्प्रेरक उपस्थित है तो उसकी जो है अभिक्रिया का जो वेग होता है वह बढ़ जाता है। चौथा हमारा है अभिकारक की प्रकृति पर। अभिकारक की प्रकृति, अलग अलग जो अभिकारक पदार्थ होते हैं, अगर यदि जो है किसी अभिक्रिया में क्या कर दें कि अलग अलग अभिकारी पदार्थ लेंगे तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वह अलग अलग अभिकारी पदार्थों के लिए कम होता है, अलग अलग अभिकारी पदार्थों के लिए क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे 2CO + O2 गोज़ टू CO2, गोज़ टू 2CO2 कर देते हैं, ठीक। और 2NO + O2 गोज़ टू 2NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ बन रहा है और यहाँ पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड लिया गया है और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिया गया है। अब यहाँ पर यह अभिक्रिया क्या होती है, काफ़ी मंद गति से होती है, स्लो अभिक्रिया होती है। और यह अभिक्रिया क्या है, फास्ट अभिक्रिया। तो यहाँ जो ये अभिकारी पदार्थ हैं ये अलग अलग होने पर जो है अभिक्रिया का वेग जो होगा, अभिक्रिया का वेग जो है वह अलग अलग होगा। जैसे कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड यदि अभिकारी पदार्थ के रूप में उपस्थित है तो अभिक्रिया का वेग जो है कुछ कम है, और जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उपस्थित होता है तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल, पांचवा क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल वह भी क्या करता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। जैसे जिंक H2SO4 से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ पर यदि जिंक को हम एक बड़े टुकड़े के रूप में ले लें और एक अभिक्रिया में जो है जिंक है, इसको जिंक डस्ट के रूप में ले लेते हैं। क्या लेते हैं, जिंक डस्ट के रूप में। यह क्या है, जिंक डस्ट है। डस्ट मतलब कि जो इसका पाउडर ले लेते हैं, जिंक का पाउडर ले लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की दर है वह बहुत ही कम है, लेकिन जिस अभिक्रिया में हमने जो है जिंक डस्ट का उपयोग किया है वहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है या H2 के निर्माण की दर है वो काफ़ी अधिक है। इसलिए जिंक डस्ट लेने पर जो क्या हो जाता है कि अभिकारक का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, मतलब
जो प्रोडक्ट होता है, अभी प्रोडक्ट निर्माण की जो दर है वह अभिक्रिया के जो घेरे हुए स्थान या पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। मतलब यह पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ही बड़ा हो ज़्यादा होगा उतना ही जो है जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, और यहाँ पर P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। ताप बढ़ाएंगे तो अभिकार जो अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन R होगा। यहाँ पे R होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। मोलर कंसंट्रेशन जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाता है, R का मान बढ़ जाता है। और यहाँ पर अभिक्रिया में ताप जितना बढ़ाएंगे उतना अभिक्रिया का मान रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ जो R होगा इसका मान जो है जितना ही अभिकारी पदार्थ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बढ़ेगा उतना ही जो ये R होता है उसका मान बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स आज के क्लास में बस इतना ही।